अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के सामने ना पेश करने जा रहा हूँ वो एक ऐसे स्टूडेंट्स की है जो एकेडमी पहले पढ़ता था, ठीक है। लेकिन वहाँ एकेडमी उसको प्रोडक्टिविटी नहीं मिली, वहाँ से वो फेल हुआ। 1 साल एमडी कैट उसका फेल हो चुका। किस वजह से? कि उसको ना माहौल ठीक तरीके से नहीं मिला। किस वजह से? क्योंकि वो डिप्रेस हो गया। किस वजह से? क्योंकि उसने एमडी कैट को ऐसे ले लिया था कि जैसे जैसे ये कोई एक बहुत बड़ा ब्रिज है जिसको पार करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वही बच्चा 1 साल नाकाम होने के बाद अगले साल जब वो एमडी कैट में बैठता है तो उसका पोटेंशियल ये होता है कि वो 194 मार्क्स लेता है। 194 मार्क्स कहना आसान है, ठीक है। तो वो जो जो स्ट्रेटजी अपनाता है वो अब आपको इस वीडियो में मुकम्मल बताएगा। एमडी कैट को तो हम कहते हैं कि बहुत ही टफ़ होता है, बहुत टफ़ होता है, बट वो आपको डिटेल के साथ बताएगा। एमडी कैट टफ़ नहीं होता, एमडी कैट सिर्फ गेम होती है, ठीक है, जो कि आपको सिर्फ खेलनी आनी चाहिए। वो आपको ऐसी टिप्स देगा कि इंशाल्लाह आपका जो एमडी कैट 2024 है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए क्लियर करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो जौन सी वो टिक्स बताएगा ना, और जौन जौन से तरीके बताएगा और जौन सी एकेडमी का बताएगा, वो आपने मस्ट एंड मस्ट उसको ना याद रखना है और उसी रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी एडवाइस इस बच्चे ने की है, तो इसको ना गौर से सुनिएगा, ठीक है। और इस पे इसकी जो सारी जो उसने बातें की है ना उसको भी फॉलो कीजिएगा। और अपना जिस तरह वो स्टडी का स्केजुअल बताएगा ना कि स्टडी कैसे करनी है, तो उसको भी लाजमी अपनाना है, लाजमी एंड लाजमी। क्योंकि जितने भी टॉपर गुजरे ना, मैं जितनी अब वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सबकी ना एक चीज़ कॉमन आ रही है और वो है स्टडी स्केजुअल के साथ साथ अपनी जो है ना सेहत को कैसे मेंटेन करना है वो, ठीक है। तो इसको लाजमी सुनिए, ये आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। Assalamu alaikum. I am Arid and I have got 194 marks in MDCAT 2023, and this is my journey of how I went from failure to 194 marks and admission in King Edward Medical University. 2022 की बात है जब मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट कर ली थी और अब मुझे MDCAT की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी, जिसके लिए मैंने किप्स जौहर टाउन उसको ज्वाइन किया था और मैं वहाँ पे हॉस्टलाइट था। तो फर्स्टली वहाँ पे हॉस्टल में रहना ही मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैं कभी भी हॉस्टल में नहीं रहा था। वहाँ पे एडजस्ट करना, वहाँ पे पढ़ना, 4-5 बच्चे एक रूम में होते थे और वहाँ पर उनके सबके साथ मिलकर चलना, दैट वाज क्वाइट हार्ड फॉर मी। तो वहाँ पे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ और एकेडमी में भी इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, और जिसकी वजह से लाइक 1.5 मंथ मेरा वहाँ पर लग गया। खैर, वहाँ से फ़ारिग होकर मैं 1 महीना पहले तकरीबन अपना घर आ गया था, और जो कुछ मेरी तैयारी 2022 में हुई वो मेरी घर पे ही हुई थी। मैंने अपनी जितना मुझे टाइम मिला था उतनी मैंने अपनी टेक्स्ट बुक को और प्रैक्टिस कर ली। जब टेस्ट डे आया तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इस टेस्ट के बारे में सुना हुआ था कि ये बहुत मुश्किल टेस्ट होता है, अक्सर बच्चे रह जाते हैं और इसको पास करना जो है वो लक की गेम होती है। इन बातों की वजह से मैं एक तो टेस्ट में पैनिक कर गया, और उस एंजाइटी और पैनिक की वजह से मुझे आती जाती चीज़ें भी भूल गई। और वहाँ पर क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड उस टाइम था अपने टेस्ट पे, मुझे आसपास का कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। मैं अपने इन्विजिलेटर से सिग्नेचर्स करवाना भूल गया, और जब पेपर से तकरीबन आधा घंटा पहले इन्विजिलेटर मेरे पास आया चेक करने, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे सिग्नेचर्स नहीं हुए, इस वजह से तुम्हारा पेपर ही इनवैलिड है। उसने मुझे कह दिया कि मेरा पेपर जिसके लिए मैंने 1-1.5 साल तैयारी की है वो पेपर ही इनवैलिड है। ये अल्फाज सुनकर मेरा माइंड जो है वो ब्लैंक हो गया बिल्कुल। मेरे माइंड में मुझे 2+2 4 भी नहीं समझ आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे अभी कुछ क्वेश्चंस वो रहते थे जो मुश्किल क्वेश्चंस रहते थे वो मैंने अभी कंप्लीट करने थे, और इन अल्फाज की वजह से वो क्वेश्चंस 20-25 MCQs थे वो भी सही से नहीं हो सके। खैर एनीवेज, पेपर के बाद मैं उसको एग्जामिनर को कहीं से ढूंढ कर लाया, फिर वो सिग्नेचर्स करवाए। बट अल्लाह की मर्ज़ी, हुआ ऐसा कि मेरे 168 मार्क्स आए 200 में से। आई वॉज होपफुल क्योंकि टेस्ट थोड़ा मुश्किल था, और आई वॉज थिंकिंग कि मे भी मेरा कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए, डीजी खान में एडमिशन हो जाए या किसी लोअर कॉलेज में हो जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, मेरा एडमिशन जो है वो 0.2-0.3% से रह गया। और ये बात जो थी बहुत ज़्यादा डिसहार्टिंग थी मेरे लिए कि मैं शुरू से क्योंकि अच्छा परफॉर्म करता आ रहा था 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और फिर इतना बड़ा सेटबैक मिलना, इसको सबसे पहले तो मैं कोप ही नहीं कर पाया। नवंबर और दिसंबर का महीना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली मैं पढ़ भी नहीं पाया और मेरी जो रूटीन थी वो भी बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि मैं ऑल द टाइम इसी के बारे में सोचता रहता था। एनीवेज, फिर इवन मेरे फादर ने कहा कि आप जो है
प्राइवेट एडमिशन ले लो CMH मुल्तान में, मेरा नाम उधर आ गया था। और नेक्स्ट ईयर जो है MD-CAT की एक अटैम्प्ट देते ना, बट आई सेड नो कि अगर मैं प्राइवेट एडमिशन ले लेता हूँ तो फिर उस इतनी ज़्यादा मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ जो मैंने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सिर्फ इसलिए इतनी ज़्यादा मेहनत की थी कि मैं ओपन मेरिट पे एडमिशन ले सकूँ। तो जनवरी की बात है जब मैंने अपनी प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट की और मैंने अपनी टेक्स्ट बुक को और जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं उनको इंतहाई डीपली स्टडी किया, उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट की और जो मेरी मिस्टेक्स थी उनको मैंने ऑब्वियसली अलहदा निकाल के रखा। दिन गुजरते गए और मैंने अपनी रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। हर चीज़ छोड़ चुका था, दोस्तों से मिलना, इंटरनेट पे सोशल मीडिया, हाँ यूट्यूब मैं देखता था लेकिन वो भी मेनली प्रोडक्टिविटी के लिए होती थी। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा या अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो वो देख लिया। ऑब्वियसली दिन में 1-1.5 घंटा ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है और उसके लिए मैं टीवी देख लेता था या कोई यूट्यूब पे कोई वीडियोस देख लेता था, बट मेनली जो है पूरा दिन मैं पढ़ता था। आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट के दिन करीब आ गए और जो मेरे अंदर एक एंजाइटी और पैनिक था इसको मैंने चेंज किया, क्योंकि जब आपको एंजाइटी होती है और जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। हत्ता कि ऐसा टाइम आ गया था कि जो MCQs मैं करता था अब वो मुझे नए नहीं लगते थे, तो ऐसा लगता था कि मैं सारे MCQs कर चुका हूँ, जो कॉन्सेप्ट्स उनके हैं वो मुझे सारे आते हैं, जो फैक्ट्स हैं वो सारे आते हैं। कुछ MCQs ऑब्वियसली ऐसे होते ही हैं 1-2% जो आपको नहीं लगते हैं, लेकिन मेजॉरिटी MCQs वो मुझे आते होते थे, तो इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। टेस्ट से पहले मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया था क्योंकि मैं ये बात समझ गया था कि अब एंजाइटी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं एंजाइटी लूँगा तो मेरा पेपर और ज़्यादा ख़राब होगा। पेपर आया तो पहला MCQs ही मुझे नहीं आता था, उसको मैंने छोड़ा। अगर मैं चाहता तो मैं पैनिक कर सकता था दोबारा, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस है 2022 का कि उस टाइम भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। वो क्वेश्चन मैंने छोड़ा और मैं अगले क्वेश्चंस पे चला गया और जैसे मैंने अगले क्वेश्चंस देखे तो मुझे सारा का सारा पेपर आता था। जब मैं वापस आया इस क्वेश्चन पे तो मुझे ये भी याद आ चुका था। पेपर के दौरान मुझे इस चीज़ का पता चल गया था कि 190 MCQs मेरे बिल्कुल ठीक हैं, बाकी जो 10 MCQs हैं इनमें मुझे डाउट था। टेस्ट से बाहर निकल के भी मैंने अपने फादर को यही कहा कि 191 MCQs ऐसे थे जो कि मुझे शॉर्ट आते थे, बाकी जो 9 MCQs हैं उनका मुझे श्योर नहीं है, वो जब की आएगी तो पता चलेगा। कुछ कीज़ रॉन्ग थी उस मेरे पेपर बोर्ड में, तो वो जब करेक्ट हुई तो फिर मेरे 191 से 194 हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि MD-CAT जो है वो इट्स मोर ऑफ अ माइंड गेम। ये मैं पहले भी 1-2 वीडियोस में बात की है कि अगर आप MD-CAT को क्रैक करने का तरीका समझ जाओ और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, जब आपके पास इसको करने का प्रॉपर तरीका, प्रॉपर वे होगी, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस और मेंटरशिप होगी, तो आपको MD-CAT क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि मैं फ्रेशर्स को, रिपीटर्स को ईच एंड एवरीथिंग गाइड करूं। ठीक है, कैसे आपने स्ट्रेस एंजाइटी को मैनेज करना है, कैसे आपने एक्चुअल एग्ज़ाम वाले दिन पेपर को अटैम्प्ट करना है, कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, रिवीजन कहाँ से करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो ग्रेजुअली मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है और आपको ये ज़रा सी भी इंस्पायरिंग लगती है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी बायो में दिया होगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।